लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? हाँ, व्हाट वी वर डूइंग इन द लास्ट लेक्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे थे ना ऑन इलेक्ट्रिक करंट. We were doing problem solving on electric current, right? Yes, sir. Good. I'll share the PDF again. ओके, सो आई गेस हमने यहाँ पे किया था. कलर कोड में शेयर करना रह गया मेरा, मैं शेयर कर दूंगा तो ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आफ्टरवर्ड्स. फिलहाल वी विल स्टार्ट विद दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 22, नीट 2019 का क्वेश्चन है. 22 नंबर. Which of the following acts as a circuit protection device? सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? Fuse. Fuse. Correct. So the correct answer for this question will be fuse. Am I clear? ऋषि क्लियर है बेटा? ये फ्यूज होगा ना. सर्किट को, हाँ, सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? फ्यूज यूज करेंगे. Okay. So 22 is a easy question and the answer for that is fuse. Okay. Question number 23. क्वेश्चन नंबर 23 नीट 2016 का क्वेश्चन है. करिए सॉल्व सब लोग. आई विल गिव यू 1 मिनट टाइम टू डू. सॉरी. क्या कह रहा है क्वेश्चन में? द चार्ज थ्रू अ रेजिस्टेंस आर वेरीज विद q इज इक्वल टू at माइनस bt स्क्वायर वेयर एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स. द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन r इज. आपसे टोटल हीट प्रोड्यूस पूछ रहा है. कैसे डील करोगे? सी है, आपको चार्ज दिया हुआ है. कितना चार्ज दिया है बेटा? q इज इक्वल टू दे हैव गिवन at माइनस ऑफ bt स्क्वायर और रेजिस्टेंस आपको r दिया है. Right? A charge flowing through a resistance R varies with time t as q is equal to at minus bt square, where a and b are positive constant. The total heat produced in R is. आपसे पूछा गया total heat produced. How will you work on this? आपसे पूछा जा रहा है find total heat produced. कैसे करेंगे नाइसा? How will you solve this better? So can you go to the question for 1 second? Yeah, one. This is question number 23. कैसे अप्रोच करेंगे? ओके. हीट प्रोड्यूस क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हीट प्रोड्यूस्ड? हाँ, ऋषि क्या होता है बेटा हीट प्रोड्यूस का? इज इट आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी? ये होता है ना. आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी इज द हीट प्रोड्यूस्ड. अगर आप करंट का स्क्वायर करोगे, आई स्क्वायर इंटू आर इज पावर, और अगर मैं पावर में टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे मिलेगा? इलेक्ट्रिकल हीट प्रोड्यूस्ड. राइट. सो हीट प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी.
आज मेरा आवाज थोड़ा डाउन रहेगा बेटा, प्लीज बेयर विथ मी। हाँ, मैं लास्ट 2-3 दिनों से मेरा तबीयत बहुत डाउन है। That's why I could not take your lecture on Sundays. Manage it. चार्ज आपका है 80 माइनस ऑफ BT स्क्वायर, आपसे हीट प्रोड्यूस पूछ रहा है, तो हीट प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, इज इट इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, बराबर। I स्टैंड फॉर करंट, I किसके लिए स्टैंड करता है, करंट के लिए। तो करंट कैसे निकालोगे आप, आपके पास चार्ज दिया है 80 माइनस ऑफ BT स्क्वायर, हाउ विल यू गेट करंट बेटा यहाँ से, shall I differentiate it dq by dt to get current, dt by dt minus of b into dt square by dt. So what will be current from here? Is it A minus of 2bt? Will this be the current? Will this be the current? Yes. Okay. Now if it is the current, आपको heat produce करना है, so obvious सी बात है मुझे variable है तो integrate करना पड़ेगा. So d of heat is equal to I square into r into dt. d of heat produced, I के जगह पे क्या प्लेस करोगे आप, a minus of 2bt, a minus of 2bt, a minus of 2bt का होल स्क्वायर r इंटू डी टी। देखिए चेक करते हैं करंट मेरा कब जीरो होगा, क्योंकि हीट तभी तक प्रोड्यूस होगा जब तक करंट के लिए बात करेंगे। सो आई अगर आप जीरो रख दोगे, दिस इंप्लाइज a माइनस ऑफ 2bt इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज t विल बी इक्वल टू a बाई 2b। इतने टाइम तक ही आपको देखना है, क्योंकि इस समय पे तो करंट मेरा जीरो हो जाएगा, करेक्ट। सो करंट अगर आप जीरो करोगे, so for current to be 0, a minus 2bt is equal to 0, so t I am having a by 2b। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हीट इंटीग्रेशन a स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देंगे, 4b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab इंटू आर इंटू वॉट dt, फ्रॉम 0 to a by 2b, फ्रॉम 0 to टोटल हीट। ऐसा समझ रहे बेटा आपको कैलकुलेशन? हाँ सर। ओके, तो 0 से हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू आर, अगर आप बाहर निकाल दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है स्टेप और लिख देता हूँ, ए स्क्वायर इंटू डी टी प्लस ऑफ सॉरी 4b स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू डी टी फ्रॉम 0 to a by 2b, 0 to a by 2b माइनस 2ab, बाहर ले लो कांस्टेंट है, t इंटू डी टी फ्रॉम 0 to a by 2b। सिंपल फॉर्मूला लगा दिए, हीट का फॉर्मूला लगा दिए, एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड द करंट फ्रॉम हियर। तो करंट कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो अगर हम चार्ज को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट मिलेगा, विल गेट द टाइम व्हेन माय करंट बिकम्स जीरो, तो वो टाइम आपका हो जाएगा a by 2b। फ्रॉम हियर द थिंग इज ओनली द कैलकुलेशन। हीट कितना हो जाएगा, r, a स्क्वायर बाहर ले लो, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t फ्रॉम a by 2b प्लस 4b स्क्वायर बाहर ले लिया, ये हो जाएगा t क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to a by 2b, 2ab बाहर ले लिया, this is t square by 2 from 0 to a by 2b, correct। Now this 2 and 2 will get cancel। चलिए वैल्यूज प्लेस करते हैं, go to the next page। heat is equal to r into a square, t की जगह पे रख देंगे a by 2b here, a by 2b प्लस यहाँ पे क्या है मेरे पास बेटा, 4b स्क्वायर बाई 3 इंटू ये t क्यूब हो गया, दिस विल बी 2 2 4 2 8 8b क्यूब
minus of this side will have AB, और यहाँ पे मेरे पास क्या है टी स्क्वायर विच इज a/2b, सो प्लेस कर देंगे, दिस विल बी a² / 4b²। आई होप आपको समझ रहा होगा, सिर्फ मैं लिमिट रख रहा हूँ, नथिंग एल्स। एक ये b रह गया यहाँ पे, एक b इधर भी रह गया। सो व्हाट आई विल बी हैविंग फाइनली, हीट इज इक्वल टू r a³ / 2b थोड़ा पानी, a³ / 2b plus here this will get cancelled plus a³ / 6b minus of a³ / 4b। ठीक है, now we'll have to only calculate this, so heat is equal to R, what will be the LCM here, 12 na beta, 12b 6a³ plus 2a³ plus 2a³ minus of 3a³, correct? So what will be heat from here? R 6 3 plus 2 5, is it 5a³ by 12b? कैलकुलेशन एक बार अच्छे से देख लीजिए, कहीं कुछ कैलकुलेशन में एरर तो नहीं है। So once, can you just go to the last slide? Yeah, 1 second. हाँ, check the calculation properly, everyone. Done, sir. Okay. कैलकुलेशन एक बार बरोबर देख लीजिए सब लोग। Am I doing it right? a minus b का होल स्क्वायर 4, अरे रे इट इज 2ab ना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा कि b भी तो है, here it will be 4, 2ab, so 2ab का मतलब हो गया 2 into a into 2b which is 4ab, this will be 4 here, right? यहाँ पे 2 रह ही जाएगा, so we'll have to adjust here, यहाँ पे एक मेरे पास 2 रह गया, 2 here, so it will be 6 here, right? So it will be 6 here, nothing else, 6। तो अगर ये 6 हो जाएगा so this will get cancelled, तो obviously हमारे पास क्या बच सिर्फ 2a³, the 6a³ will get cancelled, so 2a³, now heat will be equal to 2a³ into r by 12 into b, this will get cancelled 6, so heat कितना फॉर्म हो जाएगा a³ into r by, it's a superb question and of course ये नीट से ऊपर लेवल का क्वेश्चन, नीट में पूछ दिया है, बट ये इसलिए पूछा है कि बच्चे नहीं करें। रिसे कैलकुलेशन समझा बेटा आपको? हाँ सर। एक बार अच्छे से देख लो, कहीं कुछ डाउट आ रहा है मुझे रोक के पूछ लो, इट्स अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, एटलीस्ट ये मेंस लेवल डिजर्व करता है क्वेश्चन। आपको बहुत कुछ सोचना था यहाँ पे, पहले तो टाइम देखना है कि हीट कब तक निकालूं, तो हीट तभी तक निकालेंगे जब तक करंट रहेगा, a/2 पे तो मेरा करंट ही 0 हो जा रहा है, तो लिमिट वो रखना पड़ेगा। हीट का फॉर्मूला आपको पता है, I² into dt, आई प्लेस कर दिया, बस डेफिनेट इंटीग्रेशन करके इसको इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर कैलकुलेट किया। दिशा दिया, दोनों को समझ में आया बेटा कैलकुलेशन ये? सर अप्रोक्सीमेटली हम लोग को ऐसे क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम लगना चाहिए? 1 minute, 1 minute and less than a minute actually। क्योंकि नीट में, खैर तो नीट का नहीं है, दिस क्वेश्चन विल टेक 1 minute, नीट में 45 क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में एंड फॉर दैट यू हैव 60 minutes। सो फिजिक्स में देयर इज 45 क्वेश्चंस, एक्चुअली नीट में अगर आप देखोगे ना तो 45 क्वेश्चन फिजिक्स में होता है, 45 क्वेश्चन इज देयर इन केमिस्ट्री एंड 90 क्वेश्चन इज देयर इन बायोलॉजी, इन फिजिक्स, सॉरी इन नीट, ये नीट का बता रहा हूँ।
सो नीट में 45 क्वेश्चन फिजिक्स में, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में एंड 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में. बायोलॉजी विल टेक मैक्सिमम आई एम सेइंग 45 मिनट्स टू कंप्लीट 90 क्वेश्चन, क्योंकि बायोलॉजी में थ्योरेटिकल रहता है. अगर आपको याद होगा तो होगा, नहीं याद होगा तो नहीं होगा. उसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना नहीं है कि जिसके लिए आपको वक्त लगेगा. केमिस्ट्री विल टेक 50 मिनट्स टू कंप्लीट, क्योंकि केमिस्ट्री में सिर्फ एक फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा है जिसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है एंड वेयर यू नीड मोर टाइम. नाउ फिजिक्स के लिए हम लोग जब बच्चों को बोलते हैं यू नीड टू हैव 1 आवर 15 मिनट फॉर फिजिक्स, 1 आवर 15 मिनट फॉर फिजिक्स मैक्स टू मैक्स. उसके बाद भी आपको 10 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है जिसमें आप प्रॉपरली कंपाइल कर पाओगे सब चीज़ों को. सो ये पैटर्न होता है नीट एग्जामिनेशन, राइट. जेई में अगर आप डिस्कस करोगे तो जेई में फिजिक्स में 25 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन होते हैं और मैथ्स में भी 25 क्वेश्चंस होते हैं, राइट. फिजिक्स में 25 क्वेश्चंस, आई एम टॉकिंग अबाउट जेई मेंस, एडवांस में बात करेंगे फिलहाल. 25 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला, मल्टीपल चॉइस, मतलब एक ही आंसर करेक्ट होगा, सिंगल चॉइस क्वेश्चन, और 5 इंटीजर होता है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन. इसमें क्या होता है, केमिस्ट्री में इट विल टेक 45 टू 50 मिनट फॉर द कंप्लीशन, 45 मिनट. फिजिक्स को 1 आवर, मैथ्स को 1 आवर 10 मिनट्स फॉर द कंप्लीशन. कि फिजिक्स जेई में मैथ्स सबसे टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन है, उसको टफ होता है थोड़ा. टफ क्या मतलब, कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा ऑफ कोर्स मैथ्स में, तो मैथ्स को ज्यादा टाइम लग जेई में चाहिए. उसके बाद फिजिक्स को, सबसे कम टाइम केमिस्ट्री को. नीट में वही रिवर्स हो जाता है स्ट्रैटेजी. इज इट क्लियर? क्लियर है पॉइंट सभी को? Yes. गुड. चलिए विल गो टू द नेक्स्ट वन. प्लीज ये क्वेश्चन दोबारा एक बार खुद से जरूर सॉल्व करना, खुद से ट्राई करना. ओके. क्वेश्चन नंबर 23 हो गया. 24, सो द आंसर इज दिस वन. 24 2014 नीट. ओके, करें इसको सॉल्व. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 24 भी. देखिए करते हैं इसको. सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देर आर 2 सिटीज. तो मान लेते हैं एक सिटी कोई ए है और दूसरा सिटी दिस इज बी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 150 किलोमीटर्स. सो 150 किलोमीटर्स दोनों के बीच का डिस्टेंस. अभी क्या कह रहा है, 2 cities are 1.5 किलोमीटर अपार्ट. इलेक्ट्रिकल पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू द अनदर सिटी. एक सिटी से आप इलेक्ट्रिसिटी को दूसरे सिटी में भेज रहे हो थ्रू कॉपर वायर. द फॉल इन पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट. सो 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वायर पर किलोमीटर. तो यहाँ से वायर में करंट जा रहा है दूसरे सिटी के पास में, और पोटेंशियल ड्रॉप पर किलोमीटर दिया है. पोटेंशियल ड्रॉप
पर किलोमीटर दिया है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 8 वोल्ट। सो 8 वोल्ट का पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा है पर किलोमीटर, एंड एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर इज 0.5 एम्पियर। रेजिस्टेंस पर किलोमीटर इज 0.5 एम। ओके, करंट जरा निकाल लो एक, क्योंकि करंट तो वायर में सेम ही जाएगा। सो लेट्स फाइंड आउट द करंट फर्स्ट। कैसे करेंगे करंट के लिए? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो वोल्टेज में ड्रॉप कितना हो रहा है, 8 इंटू करंट। रेजिस्टेंस कितना है वो 1 किलोमीटर में, क्योंकि जो करंट 1 किलोमीटर में जाएगा वही करंट पूरे वायर में जाएगा, सीरीज में है सब कुछ। सो करंट कितना हो जाएगा, 8 बाई 0.5, 16 25 80, 16 ना। सो करंट कितना पास करेगा, विल इट बी इक्वल टू 16 एम्पियर करंट थ्रू द वायर। इज इट क्लियर? कितना ही करंट जाएगा ना, 16 एम्पियर का, सॉरी। नाउ वी गेट व्हाट, पूरे वायर का आप रेजिस्टेंस निकाल दो। रेजिस्टेंस ऑफ टोटल वायर कैसे करेंगे? सो 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस आपको पता है 0.5, और टोटल डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। सो क्या आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा वायर का? तो कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 150, this will get cancelled, so resistance will be 75 ओम, है ना। सो पावर कैसे निकालोगे, सिंपली आई स्क्वायर इंटू आर। पावर हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, राइट। सो अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो पावर विल बी इक्वल टू 16 का स्क्वायर इंटू आर इज व्हाट, 75. So if I'll be solving this, let use the calculator for the calculation. So 16 into 16, 256 into 75, 19200, 19200 watt. किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। सो पावर विल बी 19.2 किलोवाट। समझ में आया बेटा सबको? सर हाँ बोलो। सर इसके बदले में अगर डायरेक्टली पावर लॉस पर किलोमीटर फाइंड आउट किया V स्क्वायर बाय R करके एंड देन वी मल्टीप्लाइड बाय 150, दैट विल आल्सो वर्क। हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट से ही तो होगा। तो आप एक काम करो, 1 किलोमीटर में पावर का लॉस निकाल दो और 150 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल पावर लॉस मिल जाए। यू कैन डू इट दैट वे आल्सो। किया था ना ऐसे आपने वैसे? हाँ सर। आया था आंसर सेम 19.2? या गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बाकी ऋषय, इशिता, त्रिशा? Yes, sir, I got it, but I Yes, did it sir. by this method only. ओके, वेरी गुड। ऋषय तुम्हारा हुआ था आपसे सॉल्व कि नहीं? हाँ सर। कैसे किया बेटा? सेम लॉजिक? हाँ। ठीक। कॉन्सेप्ट ये है कि करंट सेम होगा, जितना करंट 1 किलोमीटर में जाएगा वही करंट टोटल वायर में जाएगा। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द करंट, देन वी डू दिस। जैसे नाइसा ने भी किया, वो भी अच्छा अप्रोच है, वैसे भी आप कर सकते हो। 1 किलोमीटर में पावर लॉस निकाल दो और 150 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट आल्सो इट कैन बी डन। ओके, गुड, सुपर्ब। हो गया क्वेश्चन नंबर 24 डन। गो फॉर 25। 25।
So what is rated value? 1 सेकेंड मतलब उसका रेटिंग है। जैसे बल्ब आप जाते हो ना मार्केट में खरीदने के लिए, तो क्या बोलता है कि 100 वाट का बल्ब या 50 वाट का बल्ब, तो बल्ब का पावर रेटिंग दिया कि बल्ब अगर परफेक्टली चलेगा तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, दैट इज इट। सो ये बल्ब आपका 220 वोल्ट 100 वाट का है, मतलब अगर आप इस बल्ब को 220 वोल्ट पे कनेक्ट करोगे तो ये बल्ब 100 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। ओके, समझ में आया ना ऐसा? Yes. ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, लेट्स वर्क आउट। वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब इज 220 वोल्ट 100 watt drops 2.5% of the rated value। अच्छा, रेटेड वैल्यू का वो सिर्फ 2.5% ही ड्रॉप कर रहा है, रेटेड वैल्यू इसका 100 वाट था। द परसेंटेज ऑफ द रेटेड वैल्यू बाय विच द पावर वुड डिक्रीज इज। नेक्स्ट सेशन में जब मैं आपको एरर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, तब ये क्वेश्चन 2 लाइन में हो जाएगा, बट अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा कैलकुलेशन वाइज, लेकिन बनेगा अभी भी। सी, सो ऐसे आपका बल्ब कनेक्टेड है थ्रू अ सोर्स ऑफ द एनर्जी। वी हैव अ बल्ब कनेक्शन लाइक दिस। क्या से सॉरी, इसमें एसी सप्लाई, ये एसी का सिंबल दे दिया मैंने, बट वी वांट टू हैव द डीसी सिंबल, डीसी करंट सप्लाई। ऐसे करंट जा रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है बेटा, क्वेश्चन को जरा समझते हैं। आई शेयर द स्क्रीन अगेन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है सी, इफ वोल्टेज अक्रॉस बल्ब रेटेड एज 220 वोल्ट 100 वाट। सो ये बल्ब का रेटिंग, ठीक है। सो बल्ब का रेटिंग क्या है, इसका रेटिंग क्या दिया है बल्ब का, 220 वोल्ट 100 वाट, ये इसका रेटिंग। ओके, so the voltage across a bulb rated 220 volt 100 watt drops by 2.5% of the rated value, है ना। सो जो उसका वोल्टेज है बल्ब के, एक्चुअली उसमें कितना ड्रॉप होना चाहिए था वोल्टेज का, 220 वोल्ट का, राइट। सो अगर ये 220 वोल्ट का ड्रॉप होता तो पावर कितना कंज्यूम होता, अगर 220 वोल्ट का ड्रॉप होता तो पावर कितना कंज्यूम होता, वुड इट बी 100 वाट, 100 वाट कंज्यूम होता ना। लेकिन अभी क्या कह रहा है कि आपका जो ड्रॉप हो रहा है वो रेटेड वैल्यू का सिर्फ 2.5% ड्रॉप हो रहा है। तो एक्चुअली ड्रॉप कितना हो रहा है, एक्चुअल ड्रॉप कितना हो रहा है, इज इट 2.5% ऑफ 220? एक्चुअली तो इतना ही ड्रॉप हो रहा है ना, इट शुड बी, इसको होना चाहिए था कुछ और, बट ये हो इतना ही रहा है। एक्चुअली वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा, 2.5 इंटू 100 इंटू 220, ये कट के आ गया 4 2 11। सो क्या वोल्टेज का ड्रॉप सिर्फ 11.2 वोल्ट का हो रहा है हाँ या ना, ड्रॉप सिर्फ 11.2 वोल्ट का हो रहा है ना, क्योंकि रेटेड वैल्यू को 2.5% ही ड्रॉप हो रहा है। तो नया पावर कितना हो जाएगा बेटा जो एक्चुअली ड्रॉप होगा, ऑफ कोर्स बल्ब का रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम, सो विल इट बी इक्वल टू 11 बाय, सो विल इट बी इक्वल टू 11 बाय
2 का स्क्वायर ओवर आर। होगा ऐसा? रिस्पॉन्ड करो सब लोग, ऐसा होगा? नहीं सर, समझ में आ रहा है बेटा मैंने क्या बोला अभी आपको? एक्चुअली इसको अगर आप देखोगे एनालाइज करके, तो अगर बल्ब 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता तो बल्ब में पावर लॉस कितना होता? 100 वॉट, अगर वो 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता तो। लेकिन क्या बल्ब 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है? नहीं, 2.5% ऑफ द रेटेड वैल्यू पे ऑपरेट हो रहा है, मतलब बल्ब ऑपरेट हो रहा है 11.2 वोल्ट। तो अब इसका नया पावर कितना हो जाएगा? 11.2 का स्क्वायर बाय आर विल बी द न्यू पावर। आपसे इसी का परसेंटेज पूछा है एक्चुअली। सो व्हाट विल बी द वैल्यू? एक काम करो, दोनों को रेशियोज ले लो, परसेंटेज पूछा है ना। सो नया पावर ये हो गया P और पुराना पावर आपका 100 था। सो नया पावर कितना हो जाएगा? 11.2 का स्क्वायर, 11 का होल स्क्वायर ओवर आर बाय 220 का स्क्वायर बाय आर। So this R and R will get cancelled. So P by 100, 11 by 2, so 11 into 11 by 4 into 220. Yes or no? अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपसे वही पूछ रहा है ना, व्हाट परसेंटेज? परसेंटेज पावर में जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100. So 11 into 11 by 4 into 220 into 100. Plus 0 and 0 will get cancelled. ये आ गया 2, ये आ गया 5. So परसेंटेज ऑफ पावर कितना हो जाएगा बेटा? इज इट 55 by 4? कितना हो जाएगा डिवाइड करने के बाद? कितना हो जाएगा? इज इट 1 हियर? 13 पॉइंट समथिंग, राइट? अच्छा, पावर डिक्रीज निकालना है आपको, परसेंटेज ऑफ पावर नहीं निकालना है। सो डिक्रीज बोल रहा है भाई, तो आपको पहले पावर निकालना पड़ेगा। सही हो गया। सो व्हाट विल बी द न्यू पावर? 11 into 11 by 4 into 220 into 100. दिस विल कैंसिल, 2 हो जाएगा, दिस इज 5. सो पावर कितना हो गया बेटा? इज इट 55 by 4? 1 12, 15 से 12, 3 आ गया, 28. सो इज इट 20 का भी स्क्वायर है। अरे हाँ, स्क्वायर ऑफ 220 क्या कर रहा हूँ मैं? सॉरी, क्या किया मैंने? कैलकुलेशन ही मिस हो गया यहाँ पे, लिखना। सो नया पावर कितना हो जाएगा? 11 into 11 by 4 into 220 into 220 into 100. So these two zeros will get cancelled. ये हो गया 2 2. सो नया पावर कितना हो जाएगा बेटा? इज इट 1 by 8? 1 by 16 ना? This will be the new power. Am I clear? Will it be the new power? तो लॉस इन पावर कितना हो जाएगा? लॉस इन पावर कितना हो जाएगा बेटा? पहले पावर कितना था? 100. अभी कितना लॉस हो रहा है? 16. So what will be loss in power? 1600 minus 1 by 16. बहुत गंदा कैलकुलेशन।
1599 by 16, is it the loss in power? तो परसेंटेज लॉस अगर आपको निकालना है, so what will be percentage loss? 1599 by 16 into original power, which is 100 into 100. Is it clear? समझ में आया सबको कैलकुलेशन ये प्रॉपरली? अब आगे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इस खुद से। So 1599 divided by 1600. So 0.93 into 100, approximately 99% आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। एक मिनट, तो 91% लॉस कैसे हो सकता बहुत ज्यादा लॉस एक्चुअली ये 5% आएगा बेटा, क्योंकि वोल्टेज के स्क्वायर से हम ये कर लेते हैं। कैलकुलेशन में कहीं तो भी एरर हो रहा है। अरे देखो एरर क्या हो रहा है। क्वेश्चन स्क्रीन दिख रहा है सभी को? देखो यहाँ पे क्या कर है, वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब ऑफ 220 वोल्ट 10 वाट ड्रॉप्स बाय, देखो ड्रॉप्स बाय 2.5%, ड्रॉप्स टू 2.5% नहीं, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कैलकुलेशन में, आई हैव टेकन द वोल्टेज का ड्रॉप टू 2.5%, विच इज 11.2, एक्चुअली नहीं 11.2 वाट का ड्रॉप था, तो एक्चुअली वोल्टेज कितना होगा, 100 माइनस 11.2 विल बी द वोल्टेज। रिसर्च समझ में आया कैलकुलेशन क्या मिस हुआ? 100 में से 2.5 माइनस करके लेंगे। हाँ, दे आर सेइंग नॉट वोल्टेज का ड्रॉप टू 2.5% नहीं, ड्रॉप्स बाय 2.5%। इसका मतलब अगर आपके पास पहले 100 वोल्ट था तो उसमें से 2.5% ऑफ 100 वोल्ट घट गया, मतलब 11/2, विच इम्प्लाइज कि कितना, तो आपके पास अभी जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस ऑफ 11/2, विच इज 200 माइनस 11/2, और वो आपको रख के सॉल्व करना पड़ेगा। 220 ना, 220 माइनस 11। नहीं पावर में, अच्छा हाँ वोल्टेज के लिए ना, बराबर। तो वोल्टेज के लिए अगर आप करोगे तो वोल्टेज आपका पहले 220 वोल्ट था, उसमें से 11.2, सो 220 माइनस 11/2 विच इज 440 माइनस 11/2, ये आपका नया वोल्टेज होगा और यही आपको यहाँ प्लेस करना। एम आई क्लियर? हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं, एक शॉर्टकट भी है कि इसके स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं पावर के। सो यहाँ पे वोल्टेज का स्क्वायर 2 था और इसमें 2.5% का चेंज आया था, तो पावर में जो चेंज हो जाएगा वो ट्वाइस इंटू 2.5% होगा, विच विल बी सिंपली 5%, ऐसे डायरेक्ट बन जाएगा ये। बट सिंस अभी मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं, इसलिए आई वाज डूइंग दिस वे, बट मेरे से मिस हो गया कि आई हैव टेकन ड्रॉप टू 2.5% of the voltage, but actually it was dropped by 2.5% of the actual voltage. Sir, I didn't understand the shortcut. अभी आपको नहीं समझेगा बेटा, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो अगर ऐसे है ए क्यूब बाई बी स्क्वायर इंटू सी, ऐसे कोई मान लो टर्म है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ए में 1% का चेंज हो गया, बी और सी में कोई चेंज नहीं, तो बाद में चल के मैं आपको एक एरर से मेथड सिखाऊंगा कि अगर ए में चेंज 1% का है तो एक्स में चेंज कितना होगा, तो सिंपली परसेंटेज चेंज इन एक्स या एरर इन एक्स विल बी इक्वल टू थ्राइस इनटू द परसेंटेज एरर इन बी। अगर बी में भी होता तो ट्वाइस इनटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस सी का पावर 1 है, सो प्लस 1 इनटू परसेंटेज एरर 2.5 लेंगे कि 2.5, क्योंकि 2.5 से डिक्रीज किया है ना वो। अब देखो अभी ये कॉन्सेप्ट विशिष्टा ने पूछे, इसलिए बता देता हूँ आपको। x इज इक्वल टू ए क्यूब बाई बी स्क्वायर इंटू सी अगर है बेटा, और a में अगर 1% का है तो आप ऐसे लिखोगे कि परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू थ्राइस इंटू परसेंटेज एरर इन b प्लस ट्वाइस इंटू परसेंटेज एरर इन b 1 इंटू परसेंटेज एरर इन c। तो x हो जाएगा 3 इंटू 1%, 2 में फिलहाल तो मैंने दिया नहीं है तो 0,
प्लस 1 इंटू 0, ये टर्म तो चला गया, तो परसेंटेज एरर इन x विल बी इक्वल टू 3%। इज इट क्लियर? इसी तरह ये मैं प्रूफ करूंगा, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और ये सिर्फ छोटे परसेंटेज के लिए वैलिड होता है, 1%, 2%, 3%। अगर 50% है, 60% है, 70% है, तो ये लॉजिक वैलिड नहीं होता है। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द स्मॉल परसेंटेज, Okay, sir. है ना? ये प्रूफ करूंगा मैं कैसे है, बट नॉट राइट नाउ। देखो, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर दे रहा है। अब ये आपसे बोला है कि 2.5% से ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप बाय 2.5%। तो परसेंटेज ड्रॉप इन पावर विल बी ट्वाइस इनटू परसेंटेज ड्रॉप इन वोल्टेज। सो परसेंटेज ड्रॉप इन पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2.5%, which implies percentage drop in power will be equal to simply 5%. Is it okay? बट ये अभी हमें नहीं करना है, तो डोंट, मैं बताने के लिए बता दे रहा हूँ, बट डोंट डू लाइक दिस राइट नाउ। आपको ऐसे करना है, सिर्फ मेरे से जो मिस्टेक हुआ उसको आपको रेक्टिफाई कर लेना है बाद में। इज इट क्लियर? Yes, sir. आयशा, त्रिशा, आप दोनों को समझा बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes. आप कर लेना खुद से, आई नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस। सिंपल क्वेश्चन है, प्रोसेस मैंने बता दिया, सिर्फ कैलकुलेशन आपको एडजस्ट कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। ओह, इसमें भी आपको थोड़ा सा लगेगा, मुझे बताना पड़ेगा। क्वेश्चन देख लो, फिर मैं बताता हूँ। चलिए देखिए, पहले आपको एक पास एक केटल है, सो वी हैव अ केटल हियर, और केटल पानी को गर्म कर रहा है। सो केटल अगर पानी को गर्म कर रहा है, और केटल का रेटिंग आपको दिया हुआ, केटल का रेटिंग दिया है 4 एम्पियर है 220 वोल्ट। सो इलेक्ट्रिक केटल है, और इसका रेटिंग दिया है 4 एम्पियर एट 220 वोल्ट, ये केटल का रेटिंग है। अभी कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉयल 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। सो 1 kg वाटर है और को बॉयल करना है फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? सो पहली बात, टी टाइम में केटल कितना हीट देगा, सो व्हाट विल बी द हीट गिवन बाय केटल, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। हीट गिवन बाय केटल आपको ऑलरेडी पता है, VIT होता है फॉर्मूला, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। सो वोल्टेज 220 है, करंट 4 एम्पियर, सो 880 इंटू टाइम,
This is 220 into 4 into time. So this will be 880 into T जूल, इतना जूल देगा। अब 1 kg पानी को अगर मुझे 100 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाना है बॉईल करने के लिए, तो कितना आपको हीट चाहिए रहेगा? सो हीट रिक्वायर्ड फॉर बॉइलिंग 1 kg वाटर, ये होता है हीट m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। एस यहाँ पे स्टैंड करता है स्पेसिफिक हीट पे। ये पढ़ाना है मुझे, हीट टॉपिक जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास थ्रू यूनिट डिग्री सेल्सियस। सो यार एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक हीट। किसी को पता है कि वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या है? एनीवन नोज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? नाइशा, आपको पता है बेटा स्पेसिफिक हीट क्या है वाटर का? नहीं सर। The specific heat of water is 4182 joule per kg Kelvin. This is the specific heat of water. Remember this, ये जरूरत पड़ेगा आपको कभी कभी। So heat कितना रिक्वायर होगा? देखिए, heat required will be equal to m mass 1 kg दिया है 4182 into टेम्परेचर में राइज कितना हो? डेल्टा टी क्या चेंज इन टेम्परेचर? 100 माइनस ऑफ 20। सेल्सियस में था, उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273.16 ऐड करेंगे, इधर भी तो कैंसिल हो जाएगा। सो हीट रिक्वायर्ड 80 इंटू 4182, ये हीट रिक्वायर्ड। ऑब्वियस सी बात है, जो हीट रिक्वायर्ड है वो यही दे रहा है। हीट रिक्वायर्ड तो दे यही रहा है ना। सो हीट गिवन बाय केटल इज इक्वल टू हीट कंज्यूम बाय वाटर। सो 880 इंटू टी इज इक्वल टू 80 इंटू 4182। मैं लैटेंट हीट नहीं ले रहा हूँ फिलहाल, आई एम ओनली taking the specific तो केल्विन में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? कर कैंसिल हो जाएगा बेटा। देखो मैं बताता हूँ, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे ना तो ये आएगा 20 डिग्री प्लस 273.16 केल्विन। ऐड कर लेते हैं सेल्सियस में केल्विन के लिए, ये हो जाएगा 100 प्लस 273.16 केल्विन। तो यहाँ भी आ जाएगा ना 273.16, और इधर भी आएगा, यहाँ पे प्लस में होगा, इधर माइनस हो जाएगा ये माइनस की वजह से, तो अल्टीमेटली तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दी। समझ में आया ना व्हाट आई एम सेइंग? या ओके गुड। सो एक्चुअली प्रॉपरली अगर हम देखें तो मुझे कैलकुलेट कन्वर्ट करना चाहिए था, बट सिंस वो इसमें था तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। गॉट द पॉइंट? स्पेसिफिक हीट को 4200 भी बोलते हैं, 4200 जूल या 4182, व्हिचएवर यू वांट यू कैन टेक दैट। कैलकुलेट कर लो, देखो क्या फाइनल आंसर आता है। इट्स अ गुड एंड टेरिफिक क्वेश्चन बाय द वे। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत कुछ सोचना था इसमें। पहले तो स्पेसिफिक हीट के बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो टाइम कितना आ जाएगा देखिए, 80 इंटू 4182 बाय 880, ये सेकेंड्स में आएगा। बाद में मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में, ये जूल है ना। सो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 60 ना। I'll do this in the calculator. देखो करके क्या आंसर आता है फाइनली। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ms delta t. This is heat required to raise the temperature. M is the mass of the water, S stands for the
स्पेसिफिक हीट और वाटर का 4182 जूल पर केजी केल्विन होता है या 41200 जूल पर केजी केल्विन, यू कैन राइट। कितना आ गया टाइम? One second, wait. Okay, Point So- 37, 6.37. 37 if you हाँ, take round off. करेक्ट। I will do देख, मैं वही कर लेता हूँ। 80 into 4182 divided by 880 into 60, 6.33 na, correct. So from here we have time, so time will be equal to 6.3 minute. इतना टाइम लगेगा इस कैटल में वाटर को बॉईल करने। Am I clear everyone? ये फॉर्मूला आपको नहीं पता था तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, of course. Please remember this. इसे समझा बेटा कैलकुलेशन आपको प्रॉपर्ली? हाँ इशिता, Yes, sir. कोई डाउट बेटा इसके कैलकुलेशन में? No, sir. गुड। बाकी लोगों को, शुभम, दिया, त्रिशा, क्लियर टू ऑल थ्री ऑफ यू? ओके, Yes, sir. गुड क्वेश्चन है। प्लीज गो थ्रू इट अगेन, एक बार और दोबारा जरूर देखें। So what is specific heat as such? हाँ, एक्चुअली स्पेसिफिक हीट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और स्पेसिफिक हीट को क्या बोलते हैं, हाउ वी डिफाइन इट? दिस स्पेसिफिक हीट को कभी कभी हम लोग सी से और कहीं के टेक्स्ट बुक में सी से और कभी एस से, दोनों से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक हीट बेसिकली क्या होता है बेटा कि स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, एक यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में, राइट। एक यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में आपको जितना हीट लगेगा, एक्सपेरिमेंटली वो हम लेबोरेटरी में कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। सो अमाउंट ऑफ हीट विच वी रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, है ना। एक यूनिट मास का टेम्परेचर एक यूनिट सेल्सियस से बढ़ाने के लिए या केल्विन से बढ़ाने के लिए जो मुझे हीट लगेगा, दैट विल बी कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। समझ में आया ना ऐसा? So that means that अगर हम लोग को 1 kg mass of water को 1 degree Kelvin से rise करना है तो 4182 joules का करेक्ट heat है। करेक्ट 4182 जूल हीट आपको लगेगा कब? जब 1 केजी वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से या एक केल्विन से अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, सो फॉर दैट यू विल नीड 4182 जूल ऑफ हीट। ओके, क्लियर? Yes. Very good. Let's go to the next one. Question number 27. 27.
27. ये बहुत आसान है, ये तो बन जाना चाहिए। कैसे डील करेंगे इसको? अ 5 एम्पियर fuse can withstand a maximum power of 1 watt. The resistance of fuse wire is, so एक फ्यूज है जो मैक्सिमम पावर जो वियर कर पाएगा वो 1 वाट का है। और करंट कितना पास कर रहा है इस फ्यूज के थ्रू? 5 एम्पियर का। सो करंट थ्रू दिस इज ऑफ 5 एम्पियर। आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड रेजिस्टेंस। कैसे करेंगे बेटा? सो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ये रिजल्ट यूज करेंगे ना, Yes, sir. राइट? नाउ दे हैव ऑलरेडी गिवन अस पावर विच इज व्हाट, आई कितना दिया है 5 का स्क्वायर इंटू आर, आर विल बी इक्वल टू व्हाट? 0.04. हाँ, आर विल बी इक्वल टू 0.04 ओम। खत्म। एम आई क्लियर? आया था आंसर ये? Yes, sir. गुड, सबका आ गया था आंसर? Yes. गुड, चलिए लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। सो आंसर इज 0.0 फॉर द फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 28। रिसे हुआ था बेटा आपका 27 खुद से? रिसे 27 हुआ था आपका? ओके 28 करो। हाँ, ऐसा आया बेटा 28 का आंसर? हाँ सर। ओके, देखते हैं क्या कह रहा है। इन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड फॉर डोमेस्टिक यूज एट 220 वोल्ट. It is supplied at 110 volt in USA. If the resistance of 60 watt bulb for use in India is R, the resistance for 60 watt bulb is in use for USA is will be equal to what? कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू? क्या आंसर आया आयशा? R/4. करेक्ट। कैसे अप्रोच किया, कैन यू एक्सप्लेन? सर पावर इज इक्वल टू V² बाय R फॉर्मूला दोनों में यूज किया, फिर रेशियो फाइंड। करेक्ट। अगर आप इंडिया के लिए देखोगे, इंडिया में हम लोग यूज कर रहे हैं 220 वोल्ट पे 60 वाट का बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस आर है। सो पावर इज इक्वल टू व्हाट? V² बाय आर. So we have 60 watt bulb operating at 220 volt by R. एक तो ये रख लेते हैं। यूएसए में सेम बल्ब है 60 वाट का ही, और इसको लेकिन हम यूएसए में ऑपरेट करते हैं 110 वोल्ट पे, तो यहाँ का भी पावर अगेन सेम करना पड़ेगा मुझे, V² बाय आर. बट यूएसए में भी वो 60 वाट का बल्ब है लेकिन 110 पे ऑपरेट कर रहा है, वोल्टेज आर.
डैश कर दो, दोनों का रेशियो ले लो ऑफ कोर्स। तो 60 विल बी इक्वल टू 220 का स्क्वायर बाय आर बाई 60 इधर भी हो जाएगा over 110 का square by r dash. So this will be 1 here, implies r dash by r is equal to 220 का square by 110 का square is equal to 1. So r dash will be equal to r by 2. शुभम, आया था आंसर? Sir, I was doing it. अच्छा, ओके, बस सॉल्विंग इट। गुड। इशिता, आपका? Yes, sir. गुड, ठीक है। ऋषि, तुम्हारा हुआ था? हैव यू गॉट द आंसर फॉर दिस? नहीं सर। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। त्रिशा, आपका बेटा? हाँ सर। ओके, चलो नेक्स्ट। So answer is r by 4. 28 done. Let's move to 29. Fuse wire is a wire of high resistance, high melting point. High resistance, low melting point. क्या होगा फ्यूज वायर का कॉम्बिनेशन? कैसा यूज करेंगे हम लोग? कैसा यूज करोगे आप फ्यूज वायर? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो कि कम हो? It will be high resistance and low melting. लो मेल्टिंग पॉइंट क्या? तो लो मेल्टिंग पॉइंट से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा? इशिता, अगर लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो क्या वो जल्दी मेल्ट कर जाएगा ना? तो क्या मुझे जल्दी मेल्ट करवाना चाहिए इसको? जल्दी मेल्ट करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा? हम्म, सी। सर फ्यूज वायर लंबा होता है ना, और करंट करंट इफ हाई होगा तो फिर द हीट विल आल्सो बी हाई। नहीं, देखिए फ्यूज वायर में हीटिंग जब आप देखोगे, सो आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीटिंग होगा ऑफ कोर्स। तो देयरफॉर हम लोग जो फ्यूज वायर लेते हैं वो ऐसा वायर आप लोगे जिसका रेजिस्टेंस हाई हो, तभी आपके काम का है। सो फॉर फ्यूज वायर रेजिस्टेंस शुड बी हाई, और उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, जल्दी मेल्ट कर जाए तब ना लाइट कटेगा। नहीं तो पता चला उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, वायर मेल्ट ही नहीं हो रहा है, फ्यूज बंद नहीं होगा, तब तक घर का सारा अप्लायंस जल जाएगा। बराबर? तो जब हम लोग घर पे फ्यूज वायर यूज करते हैं, दैट फ्यूज वायर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस सो दैट हीटिंग ज्यादा हो फ्यूज में, और उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो ताकि वो जल्दी मेल्ट हो जाए। क्योंकि अगर वो देर से मेल्ट होगा तब तक घर के सारे अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे, राइट? इसलिए फ्यूज वायर जब हम बनाते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट कम रखते हैं, और उस फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। सो इट इज हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? यस सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 30. शुभम, समझ में आया बेटा आपको 29 का लॉजिक? हाँ सर। गुड। अगर आप फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रखोगे तो फ्यूज वायर आखिरी में खराब होगा, उसके पहले सब फ्रिज वगैरह सब गया। इसलिए पहले फ्यूज को मेल्ट करना चाहिए ताकि लाइट घर में कट हो जाए। सो देयरफॉर फ्यूज वायर का हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कम रखते हैं, सो दैट अप्लायंस सेफ रहे घर में। क्वेश्चन नंबर 30।
कैसे ऑपरेट करेंगे इसको, 30 को कैसे डील करेंगे? आपके पास दो बल्ब है, 40 वाट का 200 वोल्ट पे, 100 वाट का भी 200 वोल्ट पे, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? ऐसा ओरली बताओ, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? 40 watts. 40 वाट का, करेक्ट। क्योंकि पावर इज इक्वल टू, आपको पता है बेटा, वी स्क्वायर बाई आर, विच इम्प्लाइज आर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। आप देखो दोनों का वी सेम है, वोल्टेज सेम है दोनों का, मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो 40 वाट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। बी ऑप्शन इज द राइट वन। वैसे आंसर आया था 30 का? हाँ ओके गुड। क्लियर सबको 30 तक? दिया आपको 30 क्लियर है बेटा? हाँ सर। गुड। चलिए लेट्स गो टू 31 देन। 1998 नीट। इतना क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे ना सेम टॉपिक का, कि आपको पावर का फॉर्मूला, हीट का फॉर्मूला कभी भूलेगा ही नहीं है, वो याद रहेगा। ऐसा आंसर आया 31? ओरली होना चाहिए 31। हाँ सर. क्या आया? Sir, I think 20 degrees. करेक्ट। सी क्या कह रहा है कि जब आप किसी भी कंडक्टर से करंट पास करते हो तो 5 डिग्री टेम्परेचर का राइज दिख रहा है ना? सो आपको ऑब्वियसली पता है कि हीटिंग कितना हो जाएगा, इज इट आई स्क्वायर आर इंटू टी, और हीटिंग को हम लिख सकते हैं एम एस इंटू डेल्टा टी is equal to I square R into T. S is the specific heat of the conductor, M is the mass of the conductor, delta T is rise in the temperature. आप देखिए यहाँ से, so we can say that delta T is equal to I square R into T by M into S. तो पहले केस में ये राइज इसका था 5 डिग्री का सेल्सियस का राइज था, जब करंट आपका I स्क्वायर R इंटू T बाय M इंटू S था। अभी सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि टेम्परेचर का राइज क्या होगा जब करंट को आपने डबल कर दिया है। तो इंस्टेड ऑफ आई यू हैव नाउ 2i r इंटू टी बाई एम इंटू एस। सो डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 4 इंटू आई स्क्वायर आर इंटू टी बाई एम इंटू एस। अब ये जो टर्म है आई स्क्वायर आर इंटू टी बाई एम एस इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस हियर, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा? सो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस का राइज। क्लियर? विषय आंसर आया था बेटा आपको इसका? हाँ सर। Good, very good. Keep it up. So 31 done. Let's go to 32. Sir, can you show the problem? You want the solution? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. Done. Okay. Let's go to the next one. 32. 1997 NEET.
ओके 32 में क्या कह रहा है 100 watt 240 volt bulb is connected to a 160 volt supply, the power consumption will be, कितना हो जाएगा पावर कंजम्पशन? ऐसा आंसर आया? Sir, 64. 54 आ रहा है क्या? लेट मी सी 64. 64 ओके 6. हाँ देखता हूँ मैं भी करके। So, एक बल्ब है 200 वोल्ट पे और 100 वाट पावर सप्लाई है, इसका रेटिंग दिया है 100 वाट का बल्ब है 200 वोल्ट पे। पहले तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। सो P हो जाएगा 100, 200 का स्क्वायर बाय आर, सो फ्रॉम हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ आर, दिस इज 200 का स्क्वायर बाय 100 ओम। अब सेकेंड केस में उसको हम कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं? 160 वोल्ट पे, तो नया पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा? P डैश अगेन वी स्क्वायर बाय आर, which implies from here that P dash will be equal to 160 का स्क्वायर बाय आर 200 का स्क्वायर बाय 100, तो नया पावर P dash कितना हो जाएगा? 160 इंटू 160 इंटू 100 बाय 200 इंटू 200। ये दो जीरो से ये दो जीरो गया, दिस टू zeros will cancel this, 8 8 64, yes correct Shubham, 64 watt will be the right answer। आ गया था सभी का 64 watt? हाँ सर। गुड सुपर, आगे बढ़ते हैं। 64 what is the right one? 32 done, 33 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर को आपको जूल में कन्वर्ट करना है। So you have to convert 1 kilowatt hour into this joules। कैसे कन्वर्ट करिएगा? अच्छा हमारे घर में जो लाइट बिल आता है वो किस में आता है? अपने घर में जो लाइट बिल आता है वो किस में आता है? तो क्या यूनिट? किलोवाट हाँ यूनिट, देखते वो लोग बोलता है हाँ यूनिट, यूनिट ना, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ध्यान रखिएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 kWh किलोवाट आवर। हमारे घर में बिजली का बिल यूनिट में ही आता है, गवर्नमेंट यूनिट का ही रेट डिसाइड करता है, 9 रुपीज पर यूनिट या 7.5 रुपीज 1 पर यूनिट, so इधर से डिसाइड होता है। ओके खैर फिलहाल हमें किलोवाट आवर को कन्वर्ट करना है। एक काम करो, किलो को पहले कर दो तो 10⁻³ हो जाएगा, वाट हो गया जूल पर सेकेंड, और आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर दोगे कैसे हो जाएगा? 36 into 10 raised to. हाँ, so this will be getting converted here, so this much joule will be that energy, so 1 kilowatt hour कितना हो जाएगा? 36 into 10⁵ joule, is it? Am I clear everyone? यस सर। Good, super बेटा, done with 33 33 हो गया था ना नाइशा आपका? हाँ सर। ठीक है 34, ओहो 34 में कैपेसिटर है, कैपेसिटर अभी हमने पढ़ा नहीं, नहीं इस पे भी बात नहीं करेंगे, कैपेसिटर अभी हमने पढ़ा नहीं। अच्छा कैपेसिटर क्या होता है मैं बताता हूँ, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। पहले के टाइम का मरकरी देखा है कि हमारे घर में जो लगता था मरकरी, उसमें देखा है चोक कॉइल ऐसे लगा रहता है, पतला सा सिलिंड्रिकल होता है। सर पहले क्या लगता था, रिपीट कर सकते हैं? हाँ मैं बताऊँ, ऐसे एक चोक कॉइल देखा है कि मरकरी हमारे घर पे लगा होता है, वो मरकरी में आपने देखा है ऐसे एक चोक कॉइल रहता था, जब ये वो मरकरी खराब हुआ वी यूज्ड टू मूव दैट चोक कॉइल सो दैट वो ब्लिंक करना बंद कर देता है।
हैव यू सीन दैट? देखा आप लोगों ने कि नहीं? नहीं देखा? ओके। पहले का टाइम मतलब अभी भी लोग यूज करते हैं उसको, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द मार्केट हो गया है वो। देयर यूज्ड टू बी अ मरकरी। मरकरी मतलब ऐसा बड़ा सा रहता था वो, ट्यूब लाइक, है ना? और उसको हम लोग ऐसा वॉल में माउंट करते थे, और यहाँ पे जो उसका प्लेट्स होता था उसके सामने ऐसा चोक कॉइल लगा रहता। तो देखो ऐसे कॉइल लगा रहता था लाइक दिस, ये चोक रहता था। तो अगर ये मरकरी ब्लिंक करना बंद किया ना, तो आप क्या करते थे, यूज टू रोटेट द चोक ताकि वो प्रॉपरली हो जाए। तो वही कैपेसिटर होता है। इसे कैपेसिटर का बहुत हेवी यूज है। हम लोग जितने भी कैमरास देखते हैं, और वो कैमरा में देखते हो आप, जब फोटो क्लिक करते हो तो एक स्पार्क निकल, लाइट आता है सडनली। नोटिस किया है कभी? जब आप कैमरा से फोटो निकालोगे तो देखते हो लाइट जलता है। वो जो लाइट, हाँ, दैट इज डन बाय दिस कैपेसिटर ओनली। वो बैटरी नहीं दे सकता उतना लाइट, वो कैपेसिटर ही देता है। कैपेसिटर इज अ वेरी कैपेसिटर का जो यूज है ना वो बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ जगह पे हम यूज करते हैं। फिलहाल अभी हमने ये पढ़ा नहीं, so विल नॉट डू दिस क्वेश्चन नंबर 30। चलो आगे बढ़ते हैं। 35। कैपेसिटर का बहुत जगह पे यूज होता है, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा एक और बात पूछता हूँ, वेट बिफोर सॉल्विंग। हम लोग जब आपने जब कभी मोबाइल फोन चार्ज में लगाते हो तो हैव यू नोटिस्ड वन थिंग, कि जब हमारा मोबाइल फोन डिस्चार्ज होने लगता है तो 10% से 1% बहुत तेजी से उतरता है, और 1% से स्विच ऑफ होने में ज्यादा टाइम लगता है मोबाइल फोन को। नोटिस किया है क्या? हाँ सर। अ, इसका चार्जिंग में भी आपने देखा होगा, फ्रॉम 90% टू 99% मोबाइल जल्दी जाएगा, और 99% से फुल्ली चार्ज होने में ज्यादा वक्त लगता है। हैव यू यस नोटिस? यस। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? उसको तो कांस्टेंट रेट से चार्ज, करंट तो कांस्टेंट रेट से मिल रहा है। हाँ, सर क्योंकि मुझे लगता है वोल्टेज का डिफरेंस जीरो नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है बेटा। अब एक बात मुझे बता, क्या वही कनेक्शन पे आपने पहले भी रखा था, वही कनेक्शन पे अभी भी है? तो वोल्टेज का सप्लाई तो सेम रेट में है, तो चार्जिंग भी सेम रेट में होना चाहिए। ये सब मैं आपको कैपेसिटर में बताऊंगा। अभी हमने नहीं किया क्योंकि उसके लिए मुझे कुछ ग्राफ्स वगैरह चाहिए, दैट विल डू इन द नेक्स्ट लॉट। वो इसलिए होता है कि जब चार्जिंग या डिस्चार्जिंग होगा तो बैटरी का चार्जिंग और बैटरी का डिस्चार्जिंग दोनों ग्राफ एक्सपोनेंशियल होता है, लीनियर ग्राफ नहीं होता है। ग्राफ ऐसे होता है एक्सपोनेंशियल, और आगे जाके ग्राफ फ्लैट होने लगता है, मतलब ज्यादा टाइम लगने लगता है चार्ज होने में, और शुरू में बहुत तेजी से चार्ज होता है, ग्राफ ऐसे स्टिफ बढ़ता है, फिर जाके फ्लैट हो जाता है। वो सब मैं बताऊंगा जब हम लोग उसका डेरिवेशन करेंगे कैपेसिटर का। ओके, फिलहाल 35 करिए। सर 807। 807 आ रहा है क्या? नहीं मतलब 806.666 ऐसा है। ओके, ठीक है। क्या लगाएंगे इसमें फॉर्मूला? वही ना, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो बोर हो गया कर कर, वी दिया हुआ है ऑलरेडी आपको, पावर दिया 60, सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम हियर। 220 का स्क्वायर बाई 60। इज इट क्लियर? फिर से 35 हो गया था बेटा आपसे? हाँ सर। ओके, 36। ये भी आसान। भाई साहब 36 हुआ। So 1 minute. हम्म, करंट दिया 2 एम्पियर का, और टाइम दिया 10 सेकेंड्स। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड रेजिस्टेंस।
कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट? हीटिंग इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। सो हीटिंग आपको कितना हो गया बेटा 80 जूल्स, करेंट 2 जा रहा है, आर आपको कैलकुलेट करना, ये 10 दिया, दिस विल गेट कैंसिल। 8 इज इक्वल टू 4 into R. So from here R will be equal to what? 2 ohms. हो गया था? Good. So चलो Yes, आगे. sir. Good. Very good Ishita. So correct answer is 2 here. चलो आगे बढ़ते हैं. Question number 37. Ohm's law. See, मेरे पास दो सर्किट ड्रॉ किया है, ऐसा आंसर आया बेटा? So we have a two circuit drawn here, right? और इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया लाइक दिस, और बैटरी कितने वोल्ट का? 10 वोल्ट। सो बैटरी अपने को कितना दिया? 10 वोल्ट का। और इसके साथ एमीटर कनेक्ट किया। एमीटर क्या मेजर करता है? एमीटर क्या मेजर करता है? करंट की करंट। और वोल्ट मीटर Voltage. वोल्टेज। ध्यान रखना, जितना भी डिवाइस है जो करंट मेजर करेगा उसको सीरीज में लगाएंगे, और वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस पैरेलल में लगता है। सो नाउ वोल्टेज हियर, रेजिस्टेंस आपको दिया है 10 ओम का, कितना करंट पास करेगा यहाँ पे? सिंपली V इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो 10 वोल्ट का बैटरी है, 10 और करंट आपको चाहिए, दिस विल गेट कैंसल। सो करंट यहाँ से कितना हो गया? 1 एम्पियर का। सो ये वाला एमीटर 1 एम्पियर मेजर करेगा, और वोल्ट मीटर 10 वोल्ट मेजर करेगा, 10 वोल्ट, और ये मेजर करेगा 1 एम्पियर। ओके, अभी सेकेंड सर्किट प्लॉट करना है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट किया हम लोगों ने, और इसके साथ वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। ओहो हो, सर्किट का कॉम्बिनेशन ऐसा है। And along with this we have a ammeter ऐसे इंस्टॉल किया। टेनो टेनो। अभी इस वाले पर्टिकुलर केस में हमें वोल्ट मीटर का भी रेजिस्टेंस लेके सोचना पड़ेगा, तभी बनेगा ये सवाल। करिए एक बार। यहाँ पे मैंने फर्स्ट केस में वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इग्नोर कर दिया, बट एक्चुअली हमें वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस भी काउंट में लेना पड़ेगा।
So we consider in the second case voltmeter's resistance negligible, right? Like नहीं वोल्ट not मीटर negligible, ignore it, right? नहीं, वी कांट इग्नोर शुभम, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है. वोल्ट मीटर इज So what should we do? वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच हैज अ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, सॉरी वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, राइट. सो देखिए होता क्या है कि वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है. तो आप देखो, अगर आइडियली अगर हम सोचे तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इन्फिनिटी. सो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस whose रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज. और अगर वोल्ट मीटर आपका आइडियल है तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, तभी इधर से करंट नहीं जाता है. सो अगर आपने 10 ओम के साथ भी वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है तो इसकी वजह से करंट में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना. तो इसकी वजह से इस वाले वायर में तो करंट आएगा ही नहीं, क्योंकि वी हैव कनेक्टेड अ वोल्ट मीटर हियर. तो यहाँ का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, तो ये वोल्ट मीटर करंट को इधर से जाने ही नहीं देगा. तो यहाँ से जो करंट आई एम्पियर का आया वो टोटल करंट इधर चला जाएगा, इधर करंट आएगा ही नहीं. तो इस केस में भी करंट आपका 1 एम्पियर ही रहेगा, और इस केस में भी वोल्टेज वो मेजर करेगा वो सेम रहेगा 10 वोल्ट. सो आई कैन से V1 इज इक्वल टू V2 and I1 is equal to I2. Am I clear? Yes. Please remember this. वोल्टमीटर और एमीटर दोनों ही गैल्वेनोमीटर से बनता है. मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ. एक्चुअल डिवाइस गैल्वेनोमीटर है और ये मैग्नेटिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, टॉर्क वाला फॉर्मूला पे. सो गैल्वेनोमीटर इज एक्चुअल डिवाइस. अब गैल्वेनोमीटर को ही हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर को ही हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, राइट. अगर आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाओगे तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस हम पैरेलल में लगा देते हैं, जिसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस, सो दैट करंट जो जाएगा वो बढ़ जाए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेंज कम होता है. सो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स वेरी स्मॉल करंट, 0 से 2 एम्पियर, 0 से 3 एम्पियर. सो अगर मुझे गैल्वेनोमीटर के रेंज को बढ़ाना है तो मुझे उसमें चेंजेस करना पड़ेगा. So if you connect a resistance in parallel with galvanometer, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बना, this combination is called ammeter. और ये G आपका गैल्वेनोमीटर है ना. सो गैल्वेनोमीटर के साथ अगर आप पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को लगाओगे तो दैट विल बिकम एमीटर. और आइडियल एमीटर के लिए शंट रेजिस्टेंस इज 0. सो अगर मेरा एमीटर आइडियल है, so for ideal emitter shunt resistance will be 0, right. ये हो गया एमीटर. सो अगर आपको गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है तो रेजिस्टेंस को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस, है ना. तो देखो पहले करंट सिर्फ IG जा रहा था गैल्वेनोमीटर से, लेकिन अब करंट कितना जाएगा, IG प्लस दिस. ऑब्वियस सी बात है, करंट बढ़ गया. पहले सिर्फ IG मेजर कर पा रहा था, अभी I मेजर करेगा, क्योंकि पहले करंट सिर्फ इधर जा रहा था, अभी करंट थोड़ा इधर भी जाएगा. सो करंट का रेंज इंक्रीज हो जाएगा, राइट. सो अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, सो यू विल हैव टू कनेक्ट अ रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, राइट. अगर मेरा एमीटर आइडियल है, सो फॉर आइडियल एमीटर दिस शंट रेजिस्टेंस शुड बी 0, करेक्ट. अब अगर मुझे ये गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कनेक्ट करना तो आप क्या करोगे, गैल्वेनोमीटर के साथ आप एक रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दो, करंट वही जा सकता है गैल्वेनोमीटर से. एक रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज में लगा दिया. अब देखो पहले सिर्फ ये वोल्टेज मेजर कर रहा था, अभी दोनों मिलके वोल्टेज का ड्रॉप देगा. तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है बेटा, इसी को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वोल्टमीटर, राइट. दिस इज कॉल्ड वोल्टमीटर.
So if I have to make galvanometer into voltmeter, so galvanometer को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना पड़ेगा। पैरेलल में लगा दोगे तो एमीटर हो जाएगा, सीरीज में लगा दोगे तो वोल्टमीटर हो जाएगा। फॉर आइडियल वोल्टमीटर, और ये हाई रेजिस्टेंस होता है और ये लो रेजिस्टेंस होता है, ये छोटा रेजिस्टेंस लगाते हैं हम लोग और ये बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, राइट। ये हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। एंड फॉर आइडियल वोल्टमीटर, फॉर आइडियल voltmeter, RV will be equal to infinity, बहुत बड़ा होता है। Am I clear everyone? समझ में आ गया? सो चाहे Yes. हाँ, चाहे एमीटर हो जाए या गैल्वेनोमीटर हो जाए, सॉरी एमीटर हो जाए या वोल्टमीटर हो जाए, दोनों गैल्वेनोमीटर से ही बनता है। एमीटर बनाने के लिए आपको एक रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस, छोटे वैल्यू का होता है। और अगर मुझे वोल्टमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। आइडियल केस में ये 0 हो जाएगा और ये इंफिनिटी हो जाएगा। ऐसा समझ में आया बेटा आपको ये पॉइंट? सर फिर हम पैरेलल और सीरीज में क्यों डाल? गुड क्वेश्चन। एक एमीटर का बता देता हूँ। देखिए, ये आपका गैल्वेनोमीटर था पहले, राइट, वेरी गुड पॉइंट। ये गैल्वेनोमीटर था पहले। तो मान लो गैल्वेनोमीटर से करंट जा रहा था IG, मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर के साथ के थ्रू जा सकता है वो IG। इससे ज्यादा करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर जल जाएगा, क्योंकि हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। सो अगर आप गैल्वेनोमीटर से करंट बढ़ाओगे तो हीटिंग स्क्वायर के टाइम्स बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर जल जाएगा, राइट। सो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो मैक्सिमम करंट जा सकता है वो IG है। I सफिक्स G स्टैंड फॉर करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट है, इससे ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर झेल ही नहीं सकता, राइट। अब मुझे एक बात बताओ नाइसा, अगर इस गैल्वेनोमीटर को मुझे एमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या मेजर करना है? करंट की वोल्टेज। एमीटर क्या मेजरिंग डिवाइस है? Current. करंट। तो ये करंट मेजरिंग डिवाइस है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या IG तक ही मेजर करना है कि उसका रेंज मुझे बढ़ाना है? क्या मुझे करंट मेजर करने का रेंज बढ़ाना है या नहीं? हाँ। राइट। अब बढ़ाने के लिए क्या करोगे? सी, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ क्या करते हैं हम लोग, एक पैरेलल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दें। इसको कनेक्ट करने से क्या होगा कि देखिए, अब करंट अगर I इधर से आ रहा है तो इसमें करंट कितना जा सकता है? पिक IG। इससे ज्यादा गैल्वेनोमीटर झेल ही नहीं सकता है। इस पे करंट कितना जाएगा? विल इट बी I माइनस ऑफ IG, और ये आपका शंट रेजिस्टेंस है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दे रहा हूँ तो क्या करंट मेजर करने का लिमिट बढ़ा या नहीं बढ़ा मेरा? पहले ये कहाँ से कहाँ तक मेजर कर रहा था? 0 से IG तक ही मेजर कर, IG से ज्यादा ये जा नहीं सकता, जाएगा तो ये जल जाएगा। अभी ये कहाँ तक मेजर कर पाया? क्या ये 0 से I एम्पियर तक अब मेजर कर पाया या नहीं? तो क्या करंट मेजर होने का रेंज इंक्रीज किया या नहीं? नाइसा, इंक्रीज किया या नहीं करंट मेजर होने का रेंज? पर गैल्वेनोमीटर में तो IG जितना ही करंट जा रहा है। हाँ नहीं, करंट मैंने क्या बोला, एमीटर इज अ डिवाइस जो कि टोटल ये पूरा डिवाइस एमीटर कहलाता है, सिर्फ अकेला नहीं। इस अकेले को अगर आप बोलोगे तो दैट इज गैल्वेनोमीटर। आई एम टॉकिंग अबाउट एमीटर। सो दिस कंप्लीट सिस्टम इज कॉल्ड एमीटर। ये पूरा सिस्टम एमीटर होता है।
इज इट ओके? सो इफ आई कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो क्या मेरा करंट मेजर होने का रेंज इंक्रीज किया कि नहीं फ्रॉम गैल्वेनोमीटर? ऋषय समझ में आया बेटा पॉइंट ये व्हाट आई एम सेइंग? हाँ सर। ओके, अब जरा देखिए वोल्ट मीटर, ये अच्छा पॉइंट है, याद रखना, याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए वोल्ट मीटर के लिए अगर हम सोचे, वोल्ट मीटर के लिए सोचे, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? करंट की वोल्टेज, वोल्टेज। वोल्टेज, दिस इज वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस, राइट? दिस इज वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस। अभी क्या करूं भाई? सो मेरे पास गैल्वेनोमीटर था जी, अब मुझे क्या इंक्रीज करना है? करंट का रेंज इंक्रीज करना है कि वोल्टेज का रेंज इंक्रीज करना है? वोल्ट मीटर के लिए वोल्टेज। हाँ, तो क्या करेंगे? सीरीज में लगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस लगाओगे V इज इक्वल टू आई आर, आर जितना बढ़ाते जाओगे V उतना ज्यादा ड्रॉप होगा और उतना अच्छा वोल्ट मीटर बनेगा। अब इसमें तो करंट IG ही जा सकता है गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के पास कैपेबिलिटी IG से ज्यादा होल्ड करने का है ही नहीं, उससे ज्यादा भेजोगे तो ये जल जाएगा, राइट? सो इफ यू इंक्रीज दिस रेजिस्टेंस, आपको ऑलरेडी पता है V इज इक्वल टू आई आर, आई इज फिक्स, IG जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। आर जितना बढ़ाते जाओगे V उतना इंक्रीज करेगा, so that much range of voltmeter will keep on increasing. Am I clear? इसलिए जब आपको गैल्वेनोमीटर को बेटा वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, उस केस में यू कनेक्ट अ रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, तब ये वोल्टमीटर बनेगा। एंड इफ आई हैव टू मेक दैट एज एमीटर, तो गैल्वेनोमीटर के साथ हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कन्वर्ट करते हैं टू मेक इट एमीटर। अभी समझ में आया नाइशा आपको दोनों पॉइंट, क्यों ऐसा सीरीज, क्यों पैरेलल? हाँ सर। गुड। और याद रखना बेटा, ये होमी वावा वगैरह जो एग्जामिनेशन होता है ना, या आप आगे चल के, मैं नेक्स्ट ईयर आपको सजेस्ट करूंगा यू प्रिपेयर फॉर KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, उसमें भी ये सब पूछता है, तो इट वुड बी बेटर कि आप अभी से इसको क्लियर रखो इन चीजों को। फाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया? 37, 38। करो 38, जस्ट हैव वाटर। Sir, EMF is V only, right? हाँ, आंसर आया? Sir, what is EMF? EMF मतलब वोल्टेज। एक्चुअली EMF में अगर आप इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वोल्टेज मिलता है, बट फिलहाल आप EMF को वोल्टेज ही पकड़ लो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, याद है हमने डिस्कस किया था ये बात। EMF stands for electromotive force. ओके, क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। 6 similar bulbs are connected as shown in figure with a DC source of EMF E and 0 internal resistance. तो है ही नहीं, तो EMF is equal to voltage. The ratio of power consumed by the bulb when number one, all are glowing, सब glow कर रहा है, okay. And number two, in the situation when two from the section A
and one from the section B are glowing. अच्छा, सेक्शन ए से 2 ग्लो कर रहा है और सेक्शन बी से 1 ग्लो कर रहा है, तब क्या होगा? पावर कंज्यूम का रेशियो पूछ रहा है। ऐसे कनेक्शन से बहुत अच्छा सवाल है, सर्किट को ही पहले समझना इंपॉर्टेंट है। नाइसा आया तुम्हारा? I'm thinking. ओके, और किसी का रिसे? नहीं सर। बाकी और शुभम, इशिता, दिया, त्रिशा, कोई भी? नहीं, मैं Trying. ओके, कोई बात नहीं। इट्स अ गुड क्वेश्चन बाय द वे। है कुछ भी नहीं, मैं करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा हमारा अरेंजमेंट है। बैटरी आपने कनेक्ट किया ई वोल्ट का, सो वी हैव अ बैटरी हियर ऑफ ई वोल्ट, और इसमें बीच से भी कनेक्शन लगा दिया है। ओके, सो कह रहा है कि फर्स्ट रेशियोज ऑफ पावर आपसे पूछ रहा है, ऑल आर ग्लोइंग, सब ग्लो हो रहा है। सो फर्स्ट केस में ऑल आर ग्लोइंग, सो फर्स्ट केस में ऑल आर ग्लोइंग, तो पावर कंजम्पशन क्या है? अच्छा, अगर सब ग्लो कर रहा है, अगर सब ग्लो कर रहा है तो व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? क्या ये तीनों पैरेलल में और ये तीनों भी पैरेलल में? बात भी ये सब सीरीज में, राइट? इसका अगर रेजिस्टेंस हम आर पकड़ते तो ये भी आर ओम का हो जाएगा, ये भी आर ओम का हो जाएगा, ये भी आर ओम का होगा, आर ओम का होगा। सब सिमिलर बल्ब से आर ओम का हो गया। सो दिस आर ओम एंड आर ओम दे आर इन पैरेलल, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा आर बाई 3 ओम, और ये भी पैरेलल में आर बाई 3। सो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? will it be equal to R by 3 plus R by 3? So what will be equivalent resistance beta? Will it be equal to 2R by 3 ohm? होगा? Check that out. होगा या नहीं? अब देखिए क्या कह रहा है इस केस में कि आपका जो बल्ब्स कनेक्ट किया है आपने, उसमें से ये सभी ग्लो कर रहा है फर्स्ट केस में। अगर सभी ग्लो कर रहा है मतलब ये R by 3 सीरीज पैरेलल 1 by R plus 1 by R plus 1 by R is equal to R equivalent which is R by 3। ये भी R by 3 पैरेलल। तो दिस इज, अगर आप पावर निकालोगे इस केस में P1 तो कितना हो जाएगा? टोटल वोल्टेज ई स्क्वायर आप सप्लाई कर रहे हो बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R by 3। ये होल्ड कर लेते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? इन द सिचुएशन व्हेन 2 ऑफ द बल्ब्स ऑफ सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम द सेक्शन बी आर ग्लोइंग। तो सेकेंड केस में क्या कह रहा है? 2 बल्ब फ्रॉम सेक्शन ए, from section A and 1 from section B are glowing। अब मुझे बताओ, इसमें से 2 ही बल्ब ग्लो हो रहा है ए में से, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर 2 ही ग्लो हो रहा है तो? एक तो मान लेते ये बंद है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर और आर, इज इट R by 2? और इधर भी 2 बंद है, एक ही ग्लो हो रहा है तो आर। अभी ये R by 2 और R ये सीरीज में कनेक्टेड है, सो व्हाट विल बी R इक्विवेलेंट इन दिस केस? इज इट R by 2 plus R? सो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इज इट 3R by 2 ओम? नाउ पावर लॉस की पावर इसमें कितना यूज होगा? तो V स्क्वायर बाय R विच इज इक्वल टू E स्क्वायर बाय 3R by 2। अभी आपसे क्या पूछ रहा है ना, व्हाट दे आर गेटिंग अस द रेशियो ऑफ द पावर कंज्यूम। सो दोनों का कंजम्पशन का रेशियोज आपसे पूछ रहा है, तो इम्प्लाइज पावर 1 by पावर 2 E स्क्वायर बाय
2r by 3 over e square by 3r by 2. So e square and e square will get cancelled. ये r और r cancel हो जाएगा. So power 1 by power 2, this will be equal to 3 by 2 into कैलकुलेशन देखिएगा आपने. एक मिनट होल्ड करो, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे. क्या रेशियो जा रहा है, चेक दैट आउट. खुद से करिए, रेशियो कैलकुलेट करो इसको. इसको पूरा अरेंज कर ही लेते हैं, अदरवाइज ये कैलकुलेशन में कंफ्यूज करेगा मुझे. तो पावर का रेशियोज निकालना. सो व्हाट विल बी पावर हियर बेटा, कितना पावर हो जाएगा इस केस में? 3 into e square by 2r. And what will be power here, p2? 2 into e square by 3r. रेशियोज निकालना है मुझे. So power 1 by power 2 is equal to 3e square by 2r divided by 3e square by 2r divided by 2e square by 3r. ये r और r कैंसिल हो गया, e स्क्वायर कैंसिल हो गया. So power 1 by power 2, 3 into 3 by 2 into 2. So power 1 by power 2, 9 by 4. Power 1 is to power 2, 9 is to 4. This is the answer. ऐसा समझा बेटा आपको कैलकुलेशन ये? हाँ सर, कैन यू गो बैक फॉर आंसर? या बाकी लोगों को? त्रिशा आपको समझ में आया? सर हाँ, कुछ डाउट है बेटा कैलकुलेशन में? ना सर. ओके, गुड. डन बेटा, हो गया सबको? शुभम आपको समझ में प्रॉपरली? हाँ सर, समझ. गुड. सवाल अच्छा है, एक बार और ट्राई करना. आपको एक क्वेश्चन और करते हैं. शेयर द स्क्रीन. ओके, सो 39 डन, 38 डन, सॉरी. गो टू 39.
ओके, करें इसको डील। क्या कह रहा है फिलामेंट बोर्ड? Testament. हाँ, नाइस। किसी का आया आंसर वैसे? हैव यू गॉट दिस आंसर 39? इशिता 39 हुआ बेटा आपका? नो प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन में कैसे डील करेंगे आपको। मेरे पास एक बल्ब दिया I है। got 26. So हाउ मच? 26. ओके, इसके साथ आपने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, देन वी हैव सप्लाइड अ बैटरी हियर, और इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं 230 वोल्ट पे, और ये बल्ब का रेटिंग दिया है। सो रेटिंग ऑफ बल्ब आपको दिया हुआ ऑलरेडी। सो रेटिंग ऑफ बल्ब कितना दिया? रेटिंग ऑफ बल्ब 500 वाट एट, सॉरी 500 वाट, हाँ 500 वाट एट 100 वोल्ट। अब कह रहा है कि इसके साथ अगर आपने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया ना बेटा, तब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। प्रॉपरली वर्क कर रहा है इसका मतलब कि यहाँ का वोल्टेज का ड्रॉप 100 वोल्ट है, तभी ये प्रॉपरली वर्क करेगा, क्योंकि बल्ब को हमने डिजाइन ही किया है 100 वोल्ट के लिए। सो अगर आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर दिया है, तब ये बल्ब प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसका मतलब कि आर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप 100 वोल्ट का है, और टोटल वोल्टेज का सप्लाई 230 है। तो यहाँ अगर 100 चला गया, मतलब यहाँ पे ड्रॉप कितना हो जाएगा वोल्टेज का? Will it be equal to 130 volt, the drop of voltage here? है ना? करंट पकड़ लो I एम्पियर का। Now as we know, power is equal to voltage into current. So 100 watt का पावर कंज्यूम कर 500 कर रहा है 100 वोल्ट पे। सो यहाँ से मुझे करंट मिल गया कितना बेटा? 5 एम्पियर का। ऑब्वियस ही बात है, सीरीज में बल्ब के साथ कनेक्ट किया है, सो अगर यहाँ से 5 एम्पियर जा रहा है तो यहाँ पे भी 5 एम्पियर ही जाएगा, ये रेजिस्टेंस से भी। सो व्हाट वी कैन से, V is equal to I into R. So 130 वोल्ट है, करंट आपका 5 into R. सो करंट, अच्छा आपसे रेजिस्टेंस पूछा है ना? सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, करंट तो लिखा ही था। सो दिस इम्प्लाइज रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट, है ना? सो अगर हम वैल्यूज को प्लेस कर देंगे, दिस इम्प्लाइज रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 130 by 5, 26 ohm. This is the final result. Naisa, have you got the answer beta? Yeah, sir. गुड, सुपर। इशिता आपको समझ में आया कैलकुलेशन ये ढंग से? Yes, sir. गुड, ठीक। सो वी हैव कंप्लीटेड टू 40 क्वेश्चंस। इसका ये सिर्फ इतना मुझे कराना बाकी है, 4-5 क्वेश्चन इधर का, और ये इसका मैं कलर कोड दे दूंगा सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट नेक्स्ट टाइम, या बाद में कभी कर लेंगे। सो 41 ऑनवर्ड्स, और इसके बाद अभी मेरा ये सर्किट्स आएगा सीरीज पैरेलल, सो ये इंपॉर्टेंट है। सो 40 ऑनवर्ड्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग ट्राई करेंगे कि संडे वाले लेक्चर में एटलीस्ट वी कंप्लीट अप टू 60। तो ये होने के बाद मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट एसी का पढ़ाना चालू करूंगा, और फिर कैपेसिटर्स के मतलब इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नीट लेवल के। इज इट क्लियर? सो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को ही सॉल्व करेंगे। वंस वी कंप्लीट दिस, एटलीस्ट 70-80 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद आई विल टीच एसी। इज इट क्लियर बेटा? समझ गया सबको आज के लेक्चर ढंग से?
Yes. चलो ठीक है, we'll wind up for today. Sir, for tomorrow, I'll inform you. Subham, you just ping me. कल मॉर्निंग में मुझे पिंग कर दो व्हाट्सएप पे. I'll tell you the okay. time. Yes, sir. क्लियर है सबको पॉइंट यहाँ तक, एवरीवन? इसी तरह समझ में आया बेटा कैलकुलेशन पूरा आज का? Yes, sir. चलो ठीक है, we'll wind up for today. Sir, I Yes, have to sir. keep my doubts ready, right? Yeah, Online. keep your doubt. Yeah, keep your doubts ready. Okay. Sir. Thank you, sir. Bye. 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 Bye.